सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत। और जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देख लिया है, आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं टनेज टैक्सेशन के बारे में। अब टनेज टैक्सेशन बेसिकली है क्या? ये एक कॉन्सेप्ट आया था 2023 में, आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। अभी प्रिंटेड अगर आप सिलेबस प्रिंट करोगे ना तो उसमें ये स्पेसिफिक नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन 2023 में ये आपके सिलेबस में ये चीज़ ऐड हुई थी और 2023 के दिसंबर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। एंड राइट नाउ अभी जो आपका 2024 का जो जून वाला एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि ये दिसंबर वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब ये टनेज टैक्सेशन बेसिकली है क्या, वो हम बताते हैं आपको कि टनेज टैक्सेशन बेसिकली है, ये है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू इनकम ऑफ शिपिंग कंपनीज। तो ये इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा। अब हम जो भी बात करने वाले हैं वो कंपनी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उस कंपनी के बारे में बात करेंगे जो शिपिंग से रिलेटेड होगी, ठीक है, कंपनी से, और वो शिपिंग से रिलेटेड होगी, ठीक है, उसे। और यहाँ पे ये किस सेक्शन में कवर होता है? ये सेक्शन 115 VA और 115 VZC में कवर होता है। सेक्शन आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती है, वो इसका मेन मोटिव है, वो क्वेश्चन आपको पूछता है। अब इसको एक बेसिक थोड़ा सा टर्म में समझो। दिस टैक्सेशन इज कवर्ड अंडर असेसमेंट ऑफ कंपनीज अप्लीकेबल ओनली टू। किन किन लोगों पे ये चीज़ें अप्लीकेबल होती है? किन लोगों पे अप्लीकेबल होती है? 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहली, एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, डेफिनेटली इंडियन कंपनी तो होनी चाहिए। और सिर्फ टोनेज ही नहीं, कोई भी दूसरे भी टैक्सेशन होंगे उसके लिए आपको इंडियन तो होना जरूरी है ना। तो इंडियन कंपनी आपकी होनी चाहिए, इंगेज, वो कंपनी इंगेज होनी चाहिए शिपिंग बिजनेस से। जी हाँ सर, आपने ऊपर बता दिया कि वो शिपिंग कंपनी है तो शिपिंग से डेफिनेटली रिलेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा हैविंग वन क्वालिफाइंग शिप, उसके पास एक शिप होनी चाहिए, लेकिन खाली शिप यानी खाली जहाज होने से काम नहीं होता, वो क्वालिफाइंग होनी चाहिए। अब उसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ ये 3 कंडीशन याद रखनी है कि वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, शिपिंग बिजनेस से इंगेज होनी चाहिए, उनके पास एक वन क्वालिफाइंग शिप होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है देन वो टनेज टैक्सेशन के लिए एलिजिबल है, वो उसमें उसके अंतर्गत वो चीज़ आती है। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या देखिए, ये ऑप्शन वैलिड कब तक करता है? 10 सालों के लिए ये चीज़ें वैलिड करती है। अब इसके मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल अभी आप खड़े हो 2024 में और 10 सालों तक ये आपको बेनिफिट देता है, यानी आपको ये देगा 2034 तक, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको यही कहना चाह रहा है कि इफ़ एनी कंपनी ब्रेक्स बिफोर 10 ईयर, 10 साल के पहले ही आपने ब्रेक कर दिया, मान लीजिए आपने 2027 में ही आपने स्किप कर दिया, आपने इस टैक्सेशन को फॉलो नहीं किया, 2027 में आपने नहीं भरा, तो ये बेसिकली आपको ये कह रहा है देन दे कैन नॉट री इंटर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। तो 2027 में अगर आपने ब्रेक कर दिया उसको तो 2037 तक आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे, समझ रहे? 2037 तक आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे, यानी आप टैक्स इसके अंतर्गत आप टैक्स में क्राइटेरिया में नहीं आ पाओगे। तो ये आपको जरूरी है कि 10 साल तक आप कंटिन्यू भरें, बीच में आप स्टॉप नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको यहाँ पे बेसिकली है। और दूसरा क्या है, टैक्स इज पेबल इंटर इफ देयर इज लॉस। कंपनी को अगर लॉस भी होता है तो भी वो टैक्स भरेगी। ये क्यों भरेगी? क्योंकि टनेज टैक्सेशन ही बात करता है, ये आपकी बात करता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ शिप, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ शिप। यानी बेसिकली इसके अंतर्गत क्या है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक बिजनेस जब प्रॉफिट कमाता है तो उससे टैक्स डिडक्ट किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉफिट का या लॉस का कोई लेना देना ही नहीं है टैक्स से। यहाँ लेना देना क्या है कि आपके पास जो शिप है उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितना एक समय में कितना माल लेके जा सकता है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि टनेज ही बताता है कि ये टन के ऊपर बात करता है, कितने टन माल आप लेके जा रहे हैं, वो उस कैपेसिटी के ऊपर ही आपका टैक्स चार्ज होता है बेसिकली, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये अब ऑप्शन में आपको रिलेट करूँगा 10 साल वाला। यहाँ पे अगर आप देखो ना, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन फॉर असेसी टू कंप्यूट द इनकम। अगर वो अपना इनकम कैसे कंप्यूट करेगा चीज़ों को, तो 2 चीज़ों से करेगा, या तो वो नॉर्मली जैसा करता है PGBP के हिसाब से कर ले वो, अगर उसके हिसाब से नहीं कर रहा है और उसको टनेज टैक्सेशन के हिसाब से फिर वो कर सकता है। इन दोनों के हिसाब से उसको टैक्स पे करना है। अब मैंने यहाँ वाला क्यों बताया था टनेज के हिसाब से, अगर वो 10 साल तक नहीं कर रहा है, बीच में ब्रेक कर रहा है, तब वो टनेज के हिसाब से नहीं कर पाएगा। तब उसको कैसे करना पड़ेगा? उसको PGBP के हिसाब से अंडर सेक्शन 28 के तहत ही उसको अपना जो टैक्सेशन है वो अपना इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा। और अगर वो 10 साल कंटिन्यू कर रहा है देन वो इसके बेनिफिट कमा सकता है। अब इसमें भी कैसा होता है कि आप दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लो, जहाँ आपका टैक्सेशन आपको कम भरने आ रहा है वो आप भर दो, लेकिन मोस्टली तो टनेज टैक्सेशन में आपको कम ही भरने के लिए आता है। बट इन एनी केस जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप कंटिन्यू नहीं करते हो तो फिर अगले 10 साल तक आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, तो फिर आपको PGBP के हिसाब से भरना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही ज़्यादा क्यों ना आए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि असेसी कैसे कंप्यूट करता है अपनी इनकम को। अब दूसरा है कि टनेज टैक्सेशन का आपको प्रयोग कैसे करना, हाउ टू यूज़ दिस। तो आपको यहाँ पे कंडीशन कुछ दी हुई है। पहला तो ये है कि अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है, इस टैक्सेशन स्कीम का फ़ायदा उठाना है, तो आपको क्या करना है, फॉर्म नंबर 65 को फिल करना है।
जो कि एप्लीकेशन के थ्रू है, फॉर्म नंबर 65। अब फॉर्म नंबर 65 में क्या बोल रहा है, कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है। पहला तो ये है कि जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है तो उसके 3 महीने के बाद, मतलब 3 महीने के अंदर ही, विद इन द 3 मंथ फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गई, रजिस्टर्ड हो गई है, विद इन द 3 मंथ आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 65 फिल कर देना है। कब फिल करोगे? जब आप एक इंडियन कंपनी रहोगे, जब आप इंगेज रहोगे शिपिंग बिजनेस से और आपके पास 1 क्वालिफाइंग शिप होगी। ये टर्म मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा सेक्शन के तहत पूरा। उसके बाद में इनकॉर्पोरेशन के 3 मंथ के अंदर आपने फिल कर दिया, वेरी गुड। नहीं किया, दूसरा ऑप्शन भी है, विद इन द 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल फॉर द कंपनी। जब आप एलिजिबल हो जा रहे हो कंपनी के लिए, अभी आपने इनकॉर्पोरेशन नहीं किया है, आपने सब कुछ इसके इनकॉर्पोरेशन के अलावा बाकी सारी चीज़ें, जितनी रिसोर्सेज थी, जितना टर्नओवर होना चाहिए था, जितना कैपिटल, जितना मैन पावर, सारी चीज़ें आपके पास हो गई है। अब आप एलिजिबल हो कंपनी बनने के लिए। आप अभी इनकॉर्पोरेट के लिए आपने MOA नहीं फाइल किया है, लेकिन आप एलिजिबल हो, तभी भी आप 3 मंथ के अंदर ये फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म नंबर 65, और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ इसमें और बोल रहा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ अमालगमेटेड कंपनी, अगर आपकी कंपनी अमालगमेशन हुई है तो फिर जैसे ही कंपनी आपकी अमालगमेटेड हुई है, विद इन द 3 मंथ आपको फिर करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्वेश्चन आपको मंथ का पूछता है, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी कंडीशन हो, विद इन द 3 मंथ मुझे एप्लीकेशन नंबर 65 को फिल करना है, तभी मैं टनेज टैक्सेशन का यूज़ कर पाऊँगा। उसके लिए कैसे कंप्यूट करना है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बेसिकली ये है क्या, तो सेक्शन 115 जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर चीज़ें कवर होती है। कंडीशन मैंने आपको बता दी कि ये कंडीशन क्या होता है, और 10 साल वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये कंटिन्यू रखना है। अगर आप बीच में ब्रेक करते हो तो अगले 10 साल तक आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, और आपको PGBP के हिसाब से ही आपका इनकम जो है कंप्यूट करना पड़ेगा। एक बार आप इन चीज़ों को देख लो, इसमें क्या नहीं समझ रहा है आप मुझे बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे स्लाइड आपको करवाता हूँ। चलो गाइस, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट उसका ले लिया होगा। मैंने जो आपको फीचर्स बता दिए, टैक्सेशन कैसे कंप्यूट किया जाता है, किन लोगों को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या वो 3 कंडीशन थी, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, फिशिंग रिलेटेड होनी चाहिए थी, एंड सारी चीज़ें। अभी मैंने क्या चीज़ें आपको बताई थी, एक तो जो मैंने तीसरी कंडीशन आपको बताई थी कि क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए, लेकिन मैंने उसको आपको बताया था कि क्वालिफाइंग शिप का क्राइटेरिया कैसे है या क्वालिफाइंग कंपनी कैसे है, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे आप देखिए, जो क्वालिफाइंग कंपनी कैसे आपको पता चलेगी, वो सेक्शन 115 VC के अंदर बताया गया है। अगेन इस टॉपिक से सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सेक्शन आप नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये चीज़ें लिखी हुई है। क्वालिफाइंग कंपनी क्या है, तो पहले तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, उसके बाद में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया का ही होना चाहिए, ये तो बेसिक है। उसके बाद में क्या है, हैव एटलीस्ट 1 क्वालिफाइंग शिप। अगेन ये भी वही बात कर रहा है, क्वालिफाइंग शिप। अब क्वालिफाइंग शिप है क्या, वो हम नीचे देखेंगे। तो अभी आपको याद रखिए कि क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट जो इसका प्रिंसिपल है वो भी इंडिया का ही में ही होना चाहिए, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए, शिप को ऑपरेट करना होना चाहिए। यानी आपके पास अगर शिप है, आप एक इंडियन अभी मान लो मैं एक इंडियन कंपनी हूँ, मेरे पास शिप है, लेकिन मैं उस शिप से क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ गुड्स को यहाँ से ले जाके किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं टनेज टैक्सेशन नहीं ले सकता हूँ। मेरा मेन बिजनेस होना चाहिए शिप को ऑपरेट करना, उसे चलाने वाला, वो शिप मेरी होनी चाहिए, मैं सिर्फ चलाने का काम करूँ, उसके अंदर क्या माल जा रहा है, किसको दे रहा हूँ, वो उससे मेरा लेना देना नहीं है। तो मेन अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू ऑपरेट शिप, शिप को चलाना मेरा काम है। मैं आप कुछ गुड्स ले जाके कहीं और दे रहा हूँ तो उस पर मुझे नहीं भरना है टैक्सेशन, ठीक है। तो ये मेन ऑपरेट शिप होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर एक एग्जांपल से आप समझो इस चीज़ को, कि ये ए कंपनी है, ए कंपनी के पास बहुत सारी ना शिप है, ये मान लीजिए ए कंपनी के पास बहुत सारी शिप है। अब कोई बी पर्सन आता है ए के पास, बोलता है कि मुझे कुछ गुड्स है जो USA में मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो ए क्या करता है, ए अपनी शिप देता है, इसके अंदर उसका माल लोड होता है, और उसके बाद में ये शिप जाती है USA, समझिए USA में हो रहा है, तो USA में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्सेस चार्ज होगा वो तो बी भरेगा ना, बी ओनर है ना उस चीज़ का, तो बी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है वो बी करेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शिप के ओनर की, और हम टैक्स किस पे भरेंगे, शिप का जो वजन होगा। अब वजन के ऊपर भी हम आएंगे, तो ये होगी क्वालिफाइंग कंपनी। क्वालिफाइंग कंपनी का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, इंडियन कंपनी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया का होना चाहिए, 1 क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए, शिप हमने नीचे देखेंगे, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑपरेटिंग शिप होना चाहिए। हाँ, उसके बाद में अब क्वालिफाइंग शिप क्या है, क्वालिफाइंग शिप है, और उसके लिए क्वालिफाइंग शिप का क्राइटेरिया क्या है, पहला तो है सी गोइंग शिप और वेसल 15 नेट टनेज, यानी जो आपका जहाज है उसका वजन जो है वो 15 नेट टनेज होना चाहिए। 1 टन बराबर हम सब जानते हैं 1000 किलो, तो 15 नेट टन की बात करा, यानी आपका जो शिप है उसका वजन 15000 किलो होना चाहिए। उससे कम है तो आप इसमें नहीं आते हो, 15000 किलो या उससे ज़्यादा है देन आप उस क्राइटेरिया में आते हो। दूसरा है रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड हैव लाइसेंस टू ऑपरेट, इंडिया की ही कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए तभी वो इंडियन कंपनी बनेगी, ये तो सर हम बेसिक से जानते हैं, लेकिन लाइसेंस आपको ऑपरेट करने के लिए होना चाहिए,
ठीक है। तीसरा क्या है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि आपको गवर्नमेंट ही, स्पेशली गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी, जो इंडिकेट करना चाहिए आपके नेट टनेज को, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया आपका सिप क्वालिफाइंग सिप और क्वालिफाइंग कंपनी मैंने बता दिया। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं ना जो एक्सक्लूड की गई है। इंक्लूड वाली चीज़ें तो हम कब से देख रहे हैं, पीछे भी हमने पुराने स्लाइड में भी देखा, अभी भी हम देख रहे हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो एक्सक्लूड कर दी गई, वो क्या चीज़ें हैं। पहला है, अगर कोई सी गोइंग शिप यानी जो पानी में जहाज जा रही है, उसका मेन पर्पज़ है किसी यूज़ प्रोविज़न ऑफ गुड्स, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अगर कोई पानी की जहाज जिसका मेन पर्पज़ है कि गुड्स को यहाँ से मूव करके कहीं और लेके जाना है, तो फिर गुड्स एंड सर्विस रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है गाइस। एक मिनट, हाँ, यहाँ गुड्स एंड सर्विस वाली जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि हम तो शिप के बारे में पढ़ रहे हैं, हम शिप के ऊपर टैक्सेशन कर रहे हैं, उसके वेट के ऊपर कर रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। गुड्स एंड सर्विस वो हमारा इसमें नहीं है, तो ये चीज़ें इसमें एक्सक्लूड की जाती है। दूसरा, फिशिंग वेसल, कुछ जहाज नहीं होते कि जो मछुआरे होते हैं वो समुद्र में जाते हैं, बीच में वहाँ से बहुत सारे मछलियों का शिकार करते हैं, मछलियाँ शिप में रख के लेके आते हैं। तो अगर आपका पर्पज़ है कि मछलियों के व्यापार करना या उसे पकड़ना, तो भी ये इसके अंदर नहीं आता है। तीसरा है फैक्ट्री शिप, फैक्ट्री रिलेटेड अगर आप कुछ, आपका रॉ मटेरियल हो गया या आपका कुछ फिनिश गुड्स है, एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, वो भी चीज़ें इसके अंदर नहीं आती है। क्राफ्ट रिलेटेड चीज़ें हो गई आपकी, रिवर फेरिस रिलेटेड चीज़ें हो गई, इंस्टॉलेशन रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स हो गए। एंड लास्ट में क्या आ रहा है, अ क्वालिफाइंग शिप। अब ये देखिए, ये सेंटेंस याद रखिएगा, अ क्वालिफाइंग शिप। स्टार्टिंग में ही बोल रहा है कि ये जो है ये क्वालिफाइंग शिप है, यानी ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो एक्सक्लूड में क्यों है, क्योंकि ये बता रहा है कि क्वालिफाइंग शिप है, बट इसको यूज़ किया जा रहा है 30 दिन से ज़्यादा। किस लिए यूज़ किया जा रहा है, फिशिंग के लिए। तो हमने क्या बात किया यहाँ पे, फिशिंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन क्वालिफाइंग है, मैं उसका ओनर हूँ और मैं खुद के फिशिंग के लिए अगर 30 दिन से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तब भी ये एक्सक्लूड हो जाएगा, भले ही मैं ओनर ही क्यों ना रहूँ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो 7 चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसमें एक्सक्लूड की जाती हैं। और यहाँ पे क्वालिफाइंग कंपनी क्या है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, इंडियन कंपनीज होनी चाहिए, इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए, एक क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए। शिप के लिए मैंने बता दिया आपको 15,000 किलो जो है, केजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 15,000 केजी से ज़्यादा होना चाहिए, आपका उतना होना चाहिए, रजिस्टर्ड इंडिया में होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास कि टू ऑपरेट। आपको मूवमेंट नहीं करना है, आपको ऑपरेट करना है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी ओवरव्यू कर लीजिए कि इसमें आपको क्या नहीं समझा, वो मुझे कमेंट कीजिए। एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट जो फाइनल स्लाइड है, मैं उसमें आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता के इस टॉपिक को एंड करता हूँ। एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा जरा। सो गाइस, वहाँ तक आपको समझा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो फाइनल स्लाइड है, ये फाइनल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी दे दूँगा इसमें मैं आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि टनेज टैक्सेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था, बट इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था कि इनकम को कैसे कंप्यूट करना है। इनकम को कंप्यूट कैसे करना है, वो मैंने दो जो बताया, एक बताया था मैंने आपको पीजीबीपी में आप ले सकते हो इसके अनुसार, दूसरा मैंने आपको बताया था टनेज टैक्सेशन के बारे में, टीटी। तो हमने उसके बारे में देखा था। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक टनेज टैक्सेशन के बारे में। इसको कैसे कंप्यूट करोगे आप, इसको कंप्यूट करने का सिंपल सा रीज़न है। पहला है डेली टनेज इनकम, आपका डेली वेट के हिसाब से जितना आपका शिप जा रही है आ रही है, जितनी बार यूज़ हो रहा है, वो डेली टनेज इनकम हो गया, इनटू नंबर ऑफ डेज शिप इज़ ऑपरेटेड इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जितने नंबर ऑफ डेज शिप ऑपरेट हुई है वो चीज़ें आ गई, तो उसका इंटू कर देंगे आप डेली टनेज इनकम के साथ, तो आपको मिल जाता है आपका टनेज इनकम। ये क्या होगा, एक एक शिप के लिए होगा, इंडिविजुअल शिप के हिसाब से ही कैलकुलेशन इसमें बेसिकली होता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट अब मैं बताऊंगा आपको टनेज टैक्सेशन के बारे में। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी है, कुछ चीज़ें आपको इसमें नहीं जानने मिलेंगी। जैसे पहला पॉइंट आप देखो, टनेज शुड बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 टन्स। तो आपको मल्टीप्लिकेशन आपका 100 के हिसाब से करना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ मिल गया कि 7,49,348 इसका वेट है, बट आप क्या करोगे, 48 है ना, 50 से कम है, तो आप क्या करोगे, इसको सीधा 300 में ही काउंट कर लोगे आप, क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यही 48 से यानी 50 प्लस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 52 है, तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली 400 कर दिया। ये चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ें आप अकाउंट में बेसिकली करते ही हो। इसके अलावा क्या है, नो डिडक्शन चैप्टर 6A इज़ अलाउड। अगर आप टैक्स इसमें चले जाते हैं, टनेज टैक्सेशन में चले जाते हैं, तो जो चैप्टर 6A के अंदर की जो डिडक्शंस आती है, वो डिडक्शन के लिए आप अलाउड नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। अब चैप्टर 6A के अंदर क्या डिडक्शन आती है, वो अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, उसको मैं आगे आपको कराऊंगा। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, सेट ऑफ फॉर नॉट अलाउड विद दिस इनकम। सेट ऑफ आप नहीं कर सकते। आपकी कंपनी अभी अगर लॉस में है और अगले साल आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसका सेट ऑफ आप उस प्रॉफिट के हिस्से से नहीं कर सकते, क्योंकि एज यूजुअल मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि लॉस ऑफ प्रॉफिट का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप सेट ऑफ कहाँ से करोगे। यहाँ तो आपकी कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर टैक्स भर रहे हैं ना, तो आपको लॉस भी हो रहा है तो भी टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा। फिर चौथा पॉइंट क्या है, टैक्स रेट क्या इसके अंदर चार्ज हो रहा है। टैक्स इसमें रेट आपको 30% चार्ज हो रहा है, सर चार्ज अगर अप्लीकेबल होगा तो, अदरवाइज आपको 30% का टैक्स भरना है, 4% SC/ST हायर एजुकेशन सेस भरना है आपको।
इसके बाद पांचवा पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, पांचवा पॉइंट आपको बोल रहा है कि जो लॉस होता है, लॉस ऑफ दिस बिजनेस बी सेट ऑफ, कब सेट ऑफ कर सकते हो, ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ शिपिंग बिजनेस। जब आपको इससे इनकम जनरेट हो रही है उस इनकम से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि इनकम का कोई लेना देना नहीं है टनेज टैक्सेशन के साथ में, इसका लेना देना किसके साथ है, सिप के साथ में है। उसके बाद अगला कैपिटल गेन इन सेल ऑफ क्वालिफाइंग सिप। क्वालिफाइंग सिप अगर आप बेचते हो, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट नहीं है, तो अगर आप बेच रहे हो तो वो आपका कैपिटल गेन कहलाता है। ये कैसे कैलकुलेट कंप्यूट होगा, ये होगा सेक्शन 44 और 51 के हिसाब से आपको ये कंप्यूट किया जाता है कैपिटल गेन को। सातवां पॉइंट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट इज़ मैंडेटरी। सीधी सी बात है, हमने फॉर्मूला में ये देख लिया कि यहाँ नंबर ऑफ डेज़ की बात कर रहा है, तो जहाँ नंबर ऑफ डेज़ की बात कर रहा है तो आपको नंबर ऑफ डेज़ कैसे पता चलेगा, जब आप बुक्स अपना मेंटेन करोगे, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट मैंडेटरी तो है ही, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे है। आप जब रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों को रखोगे तभी आपको यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर आप कैलकुलेट कर पाओगे ना, तो ये आपका रेगुलर बेसिस होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, बेनिफिट, ये टनेज टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, किसको मिलता है, अमालगमेटेड कंपनीज़ को भी मिलता है, और इनके लिए भी कंडीशन वही है जो कंडीशन बाकी सबके लिए है कि आप इंडियन कंपनी होनी चाहिए, आपके पास क्वालिफाइंग सिप होनी चाहिए, और आपका जो है आपका रिलेशन होना चाहिए सिप बिजनेस के साथ में, ऑपरेट करना बेसिकली होना चाहिए आपका। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा और कवर कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको रिजर्व अकाउंट के बारे में बताना चाहता हूँ गाइस। छोटा सा पॉइंट है, इसके अंदर कवर करना है मुझे। कोई भी कंपनी जब अपना रिजर्व अकाउंट बनाती है तो कैसे बनाती है और मैंडेटरी क्या है उसके अंदर चीज़ें। फॉर एग्जांपल, कंपनी को इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट का 20% हिस्सा, याद रखिएगा 20%, ना कम ना ज़्यादा आप कर सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते हो। तो आपके प्रॉफिट का 20% हिस्सा जब आप रिजर्व करके अपने पास रखते हो, और वो रिजर्व करके यानी साइड बाय में आप 20% पैसा क्यों रखते हो, प्रॉफिट का 20% पैसा आप हिस्सा इसलिए रखते हो कि फ्यूचर में कुछ इंसिडेंट होते हैं, कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है। कंपनी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही कमाए, कभी लॉस भी होगा आपको, आपके खर्चे एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उस समय आपको ये 20% रिजर्व जो है ये काम में आता है। एंड इसी 20% जो रिजर्व है इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप क्वालिफाइंग सिप भी खरीद सकते हो। आपको एक सिप खरीदनी है तो उसके लिए भी आपको ये रिजर्व का पैसा ही काम में आता है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रॉफिट का 20% जो हिस्सा है, ये परसेंटेज आपको याद रखना है, मोर देन 20 हो सकता है लेकिन लेस देन 20 नॉट अलाउड। तो प्रॉफिट का 20% हिस्सा आपको रिजर्व रखना पड़ता है, इसी रिजर्व में से आप जो है क्वालिफाइंग सिप जो है उसको परचेस कर सकते हो। तो ये आपका एक रिजर्व अकाउंट का कॉन्सेप्ट हो गया। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैंने बता दी है कि कैसे कंप्यूट करना है, टैक्सेशन को कैसे कंप्यूट करना है, इनकम को कैसे कंप्यूट करना है, क्वालिफाइंग सिप क्या होती है, क्वालिफाइंग कंपनी क्या होती है, और टोनेज टैक्सेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आई होप इसके बाद अगर टोनेज टैक्सेशन का अगर दिसंबर वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो ये जो 15, 17, 18 मिनट का है एक बार आप देख लीजिए। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो उस समय आप मुझे थैंक यू बोलोगे। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, कुछ रहेगा आगे तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, एंजॉय।